Hello children, today we are going to deal with resource planning in India. In the previous video we have already discussed what Agenda 21 is and along with that we also read what resource planning is और वहाँ पे हमने पढ़ा था कि planning क्या है, एक widely accepted strategy यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में accept किया हुआ एक रणनीति है किसके लिए, तो judicious use of resources के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे resource planning in India, तो हम हमारे देश में resource planning के बारे में पढ़ेंगे। तो रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो यहाँ पे याद रखना है रिसोर्स प्लानिंग क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स चीज़ों में बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। तो ऐसे करके कॉम्प्लेक्स चीज़ें क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होती है। कॉम्प्लेक्स चीज़ें क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, डिफिकल्ट होता है समझने में। तो ऐसे करके यहाँ पे याद रखो रिसोर्स प्लानिंग क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, प्रक्रिया है विच इन्वॉल्व्स, अब जिसमें शामिल है, देख लो सबसे पहले बोला गया है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। तो बोला गया सबसे पहले ये जो रिसोर्स प्लानिंग है उसका सबसे पहले का हिस्सा क्या है, हमें आइडेंटिफिकेशन करना है। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचानना है। एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज बोला गया है, इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज का मतलब लिस्ट बनाना है। तय लिस्ट बनाना है किसकी, तो रिसोर्सेज के जो हमें हमारे देश भर में मिलते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन में पहचानना है और इन्वेंट्री में लिस्ट बनानी है उन सारे रिसोर्स के जो हमें हमारे देश में मिलता है। आगे बोला गया है कि दिस इन्वॉल्व्स, तो इस प्रक्रिया में क्या क्या करना पड़ता है, तो दिस इन्वॉल्व्स सर्विंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। तो इस प्रक्रिया में क्या क्या शामिल है, हमें सर्वे करना पड़ेगा, मैप्स बनानी पड़ेंगे, तो सर्विंग, मैपिंग, उसके बाद बोला है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। क्वालिटेटिव कहने पर कैसा क्वालिटी का रिसोर्स हमें मिल रहा है उसका अंदाज लगाना है, क्वांटिटेटिव कहने पर कितना मात्रा में वो रिसोर्स वहां पे मिलेगा उसका भी अंदाज लगाना है। और साथ में बोला मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्स। मेजरमेंट मतलब हम क्या करेंगे, तो उसका नाप लेंगे, तो ये अंदाज लगाएंगे कितना मात्रा में वो रिसोर्स वहां पे मिल रहा है। तो ये सबसे पहला वाला क्या था, दोबारा याद रखना है कि ये जो रिसोर्स प्लानिंग का सबसे पहले वाला हिस्सा यानी कि पार्ट है। सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज करेंगे जो हमें हमारे देश भर में मिलता है। इस प्रक्रिया में हम सर्वे करेंगे, मैप्स बनाएंगे, साथ में जाके हम क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करेंगे और मेजरमेंट करेंगे उन रिसोर्सेज का। तो आगे बोला गया है कि इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। तो सेकेंड पॉइंट याद रखना है कि इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर endowed with appropriate technology skill and institutional setup for implementing resource development plans। तो evolving मतलब बनाना है एक ऐसा क्या प्लानिंग स्ट्रक्चर, तो एक ऐसा प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना है, एंडाउड विद बोला जिसमें होगा, प्रोवाइडेड विद एंड एंडाउड विद मतलब जिसमें शामिल होगा क्या, तो बोला गया एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यानी कि उसमें एप्रोप्रिएट यानी कि सही ठीक टेक्नोलॉजी होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। स्किल मतलब जो लोगों के अंदर में जो कला होता है उसकी बात कर रही हूँ मैं स्किल में, तो स्किल होना चाहिए। साथ में इंस्टीट्यूशनल सेटअप होना चाहिए, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल सेटअप में मान लो कोई फैक्ट्री बनाना पड़ेगा या फिर कोई रिफाइनरी स्टैब्लिश करना पड़ेगा, तो ऐसे करके यहाँ पे बोला गया है कि इंस्टीट्यूशनल सेटअप होना पड़ेगा ताकि हम क्या इंप्लीमेंट कर सके, हम रिसोर्स डेवलपमेंटल प्लान्स को इंप्लीमेंट कर सके। और तीसरा नंबर में बोला गया है कि हमें मैच करना है, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। तो यहाँ पे याद रखो जो हम रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स बनाएंगे उसको हमें नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ मैच करना है, यानी कि जो नेशन का जो डेवलपमेंट के पीछे क्या क्या चीजों की आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए हमें वैसे रिसोर्सेज को क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, तो मैंने बोला रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया जो है, यहाँ पे जो रिसोर्स प्लानिंग का प्रक्रिया है वो क्या है, एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, यानी कि जटिल मतलब एक डिफिकल्ट प्रक्रिया है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज किया गया, तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें क्या क्या चीजें शामिल है। तो सबसे पहले हमने बोला आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज। तो मैंने बताया आइडेंटिफिकेशन में हम पहचानेंगे, इन्वेंट्री में उन सारे रिसोर्सेज का लिस्ट बनाएंगे। तो इसके लिए हमें सर्वे करेंगे, मैपिंग करेंगे, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करेंगे और मेजरमेंट करेंगे उन रिसोर्सेज का। उसके बाद सेकेंड में हमने बोला कि हम एक ऐसा क्या करेंगे, तो प्लानिंग स्ट्रक्चर तय करेंगे जहाँ पे हमें अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, स्किल इस्तेमाल करेंगे, साथ में इंस्टीट्यूशनल जो सेटअप है उसको भी हम इस्तेमाल में लाएंगे ताकि इसके थ्रू हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे रिसोर्स डेवलपमेंटल प्लान्स। और तीसरा नंबर में हमने बोला कि जो नेशनल डेवलपमेंटल प्लान से जो रिसोर्स डेवलपमेंटल प्लान है उसको हमें नेशनल डेवलपमेंटल प्लान के साथ मैच करना पड़ेगा। तो ये जो मैंने अभी जो ये चीजें मैंने बोला ये तुम्हें मेमोराइज करना है, क्योंकि कभी कभी 3 मार्क्स का
क्वेश्चन आता है ये बोर्ड में और तुम्हें ये सिर्फ आंसर जो बुक में दिया है ये सेम आंसर लिखना पड़ेगा। यानी कि जो रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से लेके जो ये पूरा पैराग्राफ है ये ओवरऑल डेवलपमेंटल प्लान जहाँ तक मैंने अभी पढ़ा ये सारा तुम्हें मेमोराइज करना है। सेम टू सेम मेमोराइज करने की कोशिश करो। तो अभी से मेमोराइज करोगे तो बाद तक तुम्हें अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। आगे बोला गया है कि India has made concerted efforts for achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plan launched after independence। तो बोला गया है कि इंडिया ने क्या किया है, concerted effort किया है। concerted मतलब planned, तो प्लान तरीका का एफर्ट किया है क्या हासिल करने के लिए, तो रिसोर्स प्लानिंग हासिल करने के लिए। कब से कहेंगे तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5-year प्लान, यानी कि जब हमने फर्स्ट 5-year प्लान लॉन्च किया था हमारे देश में इंडिपेंडेंस के बाद, उस समय से ही हम क्या कोशिश करें क्या हासिल करने का, तो हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो यहाँ पे फर्स्ट 5-year प्लान जो लॉन्च हुआ था वो तुम्हें याद नहीं होगा तो याद रख लो कि ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे 1951 में तभी लॉन्च हुआ था और इसका मेन मोटिव था ये जो तुम्हारा प्राइमरी सेक्टर है उसको डेवलप करना। तो आगे यहाँ फाइंड आउट दिया गया, बोला गया है कि व्हाट रिसोर्सेज आर बीइंग डेवलप्ड इन योर सराउंडिंग्स बाय द कम्युनिटी और विलेज पंचायत और वार्ड लेवल कम्युनिटीज विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम्हारे एरिया में कौन सा वाला रिसोर्स को डेवलप किया जा रहा है, कम्युनिटी में, विलेज में, या फिर तुम्हारे पंचायत में, विलेज पंचायत में, या फिर वार्ड लेवल कम्युनिटीज में, किसके थ्रू, तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू। यानी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मतलब कम्युनिटी के सब लोग एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे और कौन सा वाला रिसोर्स को क्या कर रहे हैं डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, किया जा रहा है। तो हो सकता है सोलर एनर्जी को डेवलप किया जा रहा है, या फिर हो सकता है विंड एनर्जी को, या फिर हो सकता है वो वाटर रिसोर्स को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो ऐसे करके कोई भी एक रिसोर्स हो सकता है। तो आगे बोला गया है कि द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। तो यहाँ याद रखो कि ये जो रिसोर्सेज की मौजूदगी बहुत ही क्या है, जरूरी है, एक बहुत ही जरूरी कंडीशन है किसके लिए, तो डेवलपमेंट के लिए उस एरिया के। लेकिन याद रखना है but mere availability of resources in the absence of corresponding changes in technology and institutions may hinder development। तो यहाँ याद रखना है कि सिर्फ अगर रिसोर्सेज मौजूद होंगे लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास वहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं होगा या फिर इंस्टीट्यूशनल चेंजेस वैसे नहीं लाएंगे तो इससे क्या होगा, बाधा होगा किसमें, तो डेवलपमेंट में। तो अगर तुम्हें डेवलपमेंट चाहिए तो कोई एरिया का, तो सिर्फ उस एरिया में रिसोर्स होना काफी नहीं है। उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास सही टेक्नोलॉजी होना चाहिए और साथ में इंस्टीट्यूशनल चेंजेस भी वहाँ पे लाना पड़ेगा। तो तब जाके क्या होगा, तुम्हारा वहाँ पे उस एरिया का डेवलपमेंट होगा। तो इसी वजह से यहाँ पे बुक में मेंशन किया गया है कि सिर्फ वहाँ पे रिसोर्स होना काफी नहीं है, उसके साथ साथ क्या चाहिए हमें, कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजेस चाहिए किसमें, तो टेक्नोलॉजी में और इंस्टीट्यूशंस में, नहीं तो क्या होगा, बाधा आएगा किसमें, डेवलपमेंट में। There are many regions in our country that are rich in resources, but these are not all included in economically backward regions। तो यहाँ पे याद रखो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जो कि क्या है, रिसोर्स रिच एरियाज, यानी कि वहाँ पे रिसोर्सेज मिलते हैं लेकिन वो आर्थिक रूप से क्या नहीं है, डेवलप्ड एरियाज नहीं, यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज है, यानी रीजन है। ऑन द कॉन्ट्ररी, यानी कि उसके विपरीत, there are some regions which have a poor resource base but they are economically developed। तो ऐसे करके हमें कोई कोई एरिया देखने को मिलता है जहाँ पे हमें रिसोर्सेज उतने तो देखने को नहीं मिलते लेकिन वहाँ पे जो इकोनॉमिकली वो एरिया क्या है, डेवलप किया हुआ है। Can you name some resources rich but economically backward regions and some resource poor but economically developed regions? Give reasons for such a situation। तो बोला गया है कि यहाँ पे कुछ एरियाज पहचानने हैं, तो ये तुम्हें नेट में भी ढूंढोगे तो आंसर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे आंसर ही बता देती हूँ। तो यहाँ पे तुम याद रख सकते हो कि ऐसे जो एरिया जो कि क्या है, रिसोर्स रिच है लेकिन इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, तो हम यहाँ पे ले सकते एग्जाम्पल जैसे कि उड़ीसा का, झारखंड का, जो मिनरल्स वगैरह में बहुत ज्यादा मात्रा में वहाँ पे मिलते हैं, रिसोर्स रिच रीजन से, लेकिन वो इकोनॉमिकली क्या है, बैकवर्ड है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड इसलिए हुए क्योंकि उसके साथ साथ जो हमने अभी बोला टेक्नोलॉजिकल और जो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस चाहिए वो उतना वहाँ पे नहीं हुआ, इसलिए वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रह गए। ऐसे करके बोला गया है कि ये जो पंजाब हरियाणा का रीजन है, पंजाब और हरियाणा के रीजन में उतना ये जो रिसोर्स रिच रीजन नहीं है लेकिन फिर भी वो रीजन क्या है, इकोनॉमिकली डेवलप है। तो ये चीज तुम यहाँ पे याद रख सकते हो। द हिस्ट्री ऑफ कोलोनाइजेशन रिवील्स दैट rich resources in colonies were the main attraction
फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स। तो यहाँ पे याद रखो कि अगर तुम कॉलोनाइजेशन की हिस्ट्री में देखोगे, यानी कि याद है तुमको जो पावरफुल कंट्रीज क्या करते थे, जो वीकर कंट्रीज होते थे उनको क्या करते थे, अपना कॉलोनी बनाते थे। तो जैसे कि इंडिया को ब्रिटेन ने बनाया था, तो ऐसे करके जो हिस्ट्री है उसका हम जब देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि ये जो रिसोर्सेज थे जो कॉलोनीज में थे वो ही मुख्य आकर्षण था ऐसे देशों का, उस देश को कब्जा करने के पीछे। यानी कि कोई पावरफुल देश कोई वीक देश को कब्जा कर रहा था तो उसके पीछे का मेन कारण क्या था, उसका पीछे का मेन आकर्षण क्या था, यानी कि वो जो स्ट्रॉन्ग कंट्री था वो क्यों आकर्षित हो रहा था। तो बोला गया है कि उस देश में, यानी कि जो वीक देश था उसमें जो रिसोर्सेस मिल रहे थे वही मुख्य आकर्षण था, जिसकी वजह से वो उस छोटे देश को या फिर उस वीकर देश को क्या कर रहे थे, कब्जा कर रहे थे। तो ये चीज बोला गया है। It was primarily the higher level of technological development of the colonizing countries that helped them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colonies. So यहाँ पे याद रखना है, बोला गया है कि ये जो colonizers थे उनके पास क्या था, मुख्य रूप में उनके पास बेहतर टेक्नोलॉजी था, और उसी टेक्नोलॉजी की वजह से वो क्या कर पाए, जो देश को उन्होंने कोलोनाइज किया, यानी कि जिसको उसने अपना कॉलोनी बनाया, तो उस देश में उससे जो भी रिसोर्सेज उसको मिला उसको वो अच्छे से इस्तेमाल कर पाया और खुद को उस देश के लोगों के सामने खुद को क्या साबित किया, उन्होंने सुपीरियर, यानी कि उनका सुप्रीमेसी उन्होंने साबित किया। तो यही चीज बुक तुम्हें बता रहा है। तो बोला गया है कि मुख्य रूप में हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट था जो कॉलोनाइजिंग कंट्रीज के पास मौजूद था, उनके पास जो हायर टेक्नोलॉजिकल नॉलेज था उसकी वजह से ये क्या कर पाए, ये जो अपने सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश कर पाए अपने कॉलोनीज में, यानी कि खुद को वो बेहतर है करके उन्होंने साबित कर लिया। किसके सामने, तो अपने जो कॉलोनीज है उसके सामने। Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. तो यहाँ पे इसलिए याद रखो सिर्फ रिसोर्सेज होना काफी नहीं है। तो हमारी हिस्ट्री में भी देख लो, हमारे देश में तो हमने क्या किया था, यानी कि जो हम इंडिपेंडेंस से पहले हम लोग के पास रिसोर्सेज तो था, लेकिन वो सारे रिसोर्सेज का बेनिफिट क्या हम लोगों को हो रहा था, तो नहीं। तो सारे बेनिफिट तो कॉलोनाइजर्स को जा रहा था, यानी कि जिस देश ने हमको कॉलोनी बनाया था हमारे देश को, उसको जा रहा था, यानी ग्रेट ब्रिटेन को बेनिफिट हो रहा था और हमको बेनिफिट नहीं हो रहा था। तो यही चीज तुम्हें याद रखना है कि सिर्फ रिसोर्सेज का मौजूद होना कोई देश में कोई जगह में वो काफी नहीं है। उसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, तो हमें अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट चाहिए और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस चाहिए। तो हमारे पास अगर अच्छा मतलब उसके साथ साथ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होगा तो तब जाके हम उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पाएंगे, और हमारे पास जो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस है, जैसे हमारा खुद का गवर्नमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे देश को बेनिफिट होगा। लेकिन अगर हम कोई और देश के गवर्नमेंट के अंडर में काम करेंगे, जैसे कि जब हम कॉलोनी थे तो उस वक्त क्या हुआ कि हमको बेनिफिट नहीं हो रहा था, उनको बेनिफिट हो रहा था। इसलिए बुक बता रहा है कि सिर्फ डेवलपमेंट के लिए सिर्फ रिसोर्सेस होना काफी नहीं है, उसके साथ साथ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होना चाहिए और साथ में इंस्टीट्यूशनल चेंजेस भी आने चाहिए। आगे बोला गया है इंडिया हैज एक्सपीरियंस ऑल दिस इन द डिफरेंट फेजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। तो इंडिया ने जो अलग अलग स्टेज में जो कॉलोनाइजेशन में झेला, यानी कि जो कॉलोनाइजेशन झेला, यानी कि जब वो कॉलोनी था ब्रिटेन का, तो ये सब उसने झेल रखा है और इसने ये सब एक्सपीरियंस कर रखा है। एक्सपीरियंस क्या किया इंडिया ने, तो मैं यही बता रही हूँ तुमको कि जब इंडिया एक कॉलोनी था तो उसने देखा है, मतलब उसने झेला है और देखा है, एक्सपीरियंस किया है खुद से कि जब उनके खुद के पास रिसोर्सेज थे, इंडिया के पास रिसोर्सेज था, फिर भी उस रिसोर्स का बेनिफिट इंडियंस को नहीं हो रहा था, लेकिन जो कॉलोनाइजर्स था उनको बेनिफिट हो रहा। तो ये एक्सपीरियंस इंडिया के पास है। आगे बोला गया है कि Therefore, in India, तो इसी वजह से इंडिया में डेवलपमेंट इन जनरल और रिसोर्स डेवलपमेंट इन पार्टिकुलर डज नॉट ओनली इन्वॉल्व द एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो इसलिए जब हम इंडिया में डेवलपमेंट की बात करते हैं जनरली, या फिर जब रिसोर्स डेवलपमेंट की पार्टिकुलरली बात करते हैं हमारे देश में, तो इसमें सिर्फ एबिलिटी ऑफ रिसोर्स के बारे में हम बात नहीं करते, सिर्फ रिसोर्सेज मौजूद होना काफी नहीं है। लेकिन हम क्या बात करते हैं, तो हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। टेक्नोलॉजी यानी किस तरीके का तकनीक हमारे पास मौजूद है। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, क्योंकि हमें स्किल्ड लोग भी चाहिए। साथ में जाके बोला गया कि इन हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल। तो हमने जो हिस्टोरिकली हमने जब हम कॉलोनी थे तो जब हमने क्या क्या चीजें हमने एक्सपीरियंस किया है वो भी इसमें शामिल है। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर टुडे चिल्ड्रन, वी आर गोइंग टू
continue reading conservation of resources in the next video. So मुझे आज तुम्हें क्या करना है कि ये जो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया का जो मैंने पोर्शन बताया, जहाँ पे मैंने बोला रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से लेके ये जो डेवलपमेंटल प्लान से ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया का, इसको तुम्हें मेमोराइज करना है और अच्छे से मेमोराइज करने की कोशिश करना। मैंने ये समझा दिया है, मैंने क्या बताया तुमको फिर से एक बार बता देती हूँ। तो रिसोर्स प्लानिंग कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया में मतलब कॉम्प्लेक्स चीजों में बहुत सारी कंपोनेंट्स होते, पार्ट्स होते, इसलिए उसको समझने में डिफिकल्टी होता है, तो कॉम्प्लेक्स चीजें डिफिकल्ट होते। तो यहाँ पे हमने देखा कि 3 चीजें थे, यानी कि सबसे पहले हमने पढ़ा आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे हमने बोला कि हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वेइंग करना पड़ेगा, मैपिंग करना पड़ेगा, साथ में क्वालिटेटिव एस्टिमेशन करना पड़ेगा और ये जो तुम्हारा मेजरमेंट करना पड़ेगा रिसोर्सेज का। तो ये चीज सबसे पहले वाला हो गया। सेकेंड में हमने पढ़ा कि इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडाउड विद क्या, तो क्या क्या चीजें होना चाहिए उस प्लानिंग स्ट्रक्चर में। तो हमने बोला यहाँ पे कि उस प्लानिंग स्ट्रक्चर में तुम्हारा होना चाहिए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, उसके बाद स्किल और इंस्टीट्यूशनल सेटअप, ताकि हम इंप्लीमेंट कर सके क्या, रिसोर्स डेवलपमेंटल प्लान्स को। और तीसरा में मैंने बोला मैच करना है रिसोर्स डेवलपमेंटल प्लान्स को किसके साथ, नेशनल डेवलपमेंटल प्लान्स के साथ। और हमने आगे देखा कि रिसोर्स होना सिर्फ काफी नहीं है, अगर हमें कोई जगह में डेवलपमेंट चाहिए तो डेवलपमेंट के लिए सिर्फ रिसोर्स मौजूद होना काफी नहीं है, रिसोर्स के साथ साथ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होना चाहिए, स्किल होना चाहिए और ये जो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस ये सब भी होने चाहिए। तो तब जाके ही कोई एरिया क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है। और हमने हमारा जो हिस्ट्री में जो हमने जब हम कॉलोनी थे किसके, तो ब्रिटेन के, तो उस समय का जो एक्सपीरियंस है उससे भी ये बात स्पष्ट हो चुका है। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर चिल्ड्रन, थैंक यू।